तो दोस्तों, आज हम आपको प्रकाश की उत्क्रमणता नंबर 2 टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत से बनते हैं जिससे हम सूत्र प्राप्त करेंगे और उन पर न्यूमेरिकल लगते हैं। दोस्तों प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्तों, हमने कोई एक पृष्ठ, कांच का पृष्ठ ले लिया है। दोस्तों, क्या ले लिया है हमने? एक कांच का पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, इस पृष्ठ ने टोटल 3 माध्यम बना दिए हैं। माध्यम कांच हो गया दोस्तों, और एक माध्यम हमारे पास क्या हो गया? वायु। और दोस्तों, वायु कांच, जल भी मान सकते हैं दोस्तों उसको। दोस्तों, हमने क्या मान लिया? उसको वायु मान लिया और इसको कांच, और दोस्तों एक हमारे पास क्या हो गया? जल हो गया। माध्यम क्या हो गया? जल। ठीक है दोस्तों, इसको नंबर 1 और नंबर 2, इसको नंबर 3 नाम दे देते हैं। दोस्तों, हमने क्या किया? सबसे पहले एक माध्यम कांच लिया है, उसके दोबारा 2 माध्यम और हमारे बन गए हैं वायु। नंबर 1 नाम दे दिया इसको, नंबर 2 माध्यम, ठीक है दोस्तों, और नंबर 3 माध्यम क्या हो गया हमारा? जल। तो दोस्तों, जो प्रकाश की किरण होती है वह हम वायु से प्रवेश कराते हैं उसको। दोस्तों, जैसे ही प्रकाश किरण वायु से होती ही कांच में प्रवेश करती है, तो दोस्तों सबसे पहले हम अभिलंब खींच लेते हैं इसके लिए। दोस्तों, क्या हो गया? इसके लिए अभिलंब हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हम N1 नॉर्मल 1, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हमने क्या दे दिया? नॉर्मल 1। और दोस्तों, यह क्या हो गई हमारे पास? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपतित किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है दोस्तों, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि दोस्तों वायु क्या है हमारे पास? विरल माध्यम है। ठीक है दोस्तों, और ये सघन है। और जैसे ही विरल से सघन में जाती है तो दोस्तों आपको पता ही है कि वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों, इसे डैश डैश करके हम दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना चाहिए था सीधा हमारे पास, तो दोस्तों ये सीधा ना जाकर थोड़ा झुक जाती है। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही ये कांच से जल में प्रवेश करती है तब इसको एक माध्यम की नॉर्मल की आवश्यकता पड़ती है, तो हम नॉर्मल 2 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल 2। जब ये कांच से जल में प्रवेश करती है तब और क्या होती है दोस्तों? ये थोड़ा अभिलंब से दूर हट जाती है। दोस्तों, दोबारा समझ लीजिए। जब माध्यम 1 था हमारे पास वायु, इसको विरल माध्यम बोल देते हैं और इसको सघन माध्यम बोल देते हैं। दोस्तों, जब वायु से प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, कांच की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, कांच की ओर झुक जाती है। इसको थोड़ा और तिरछा बना देते हैं। इसको जाना चाहिए था तिरछा और सीधा जाना चाहिए था, और ये थोड़ा झुक जाती है। और दोस्तों, जब हम कांच से जल में भेजते हैं तो दोस्तों कांच क्या हो जाता है? विरल माध्यम का काम करने लगता है, विरल माध्यम का। और दोस्तों ये क्या होता है? विरल माध्यम का नहीं दोस्तों, बस मान लेते हैं थोड़ा इससे दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है दोस्तों? दूर हट जाती है। ज़्यादा दूर नहीं हटती, बस थोड़ा ही दूर हटती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको पता ही है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण ही होता है। और दोस्तों, अपवर्तित किरण ये है, केवल वायु से कांच की स्थिति आप देखिए। पहले वायु से कांच में प्रवेश किया और फिर कांच से जल में। तो दोस्तों, हम पहले वायु से कांच की स्थिति देखते हैं कि जब कांच वायु से कांच में प्रवेश करती है तब प्रकाश का आपतन कोण कौन सा है और अपवर्तन कोण कौन सा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। और दोस्तों, क्या ये अपवर्तित किरण है और क्या ये अभिलंब है, और इसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरी स्थिति आप देखिए, जब प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करती है,
क्या दोस्तों ये कांच से जल में प्रवेश कर रही है, और यहाँ क्या आपतन कोण हो जाएगा आई दोस्तों आपतन कोण आई कहलाएगा यहाँ पर। और जब ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण दोस्तों क्या ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर दो स्थितियाँ हो रही है, जब वायु से जल में कांच में जा रही है, यानी प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, और कांच से जल में। दोस्तों हमने दोनों स्थिति दिखा दी और इसको नाम देते हैं P, Q और S। दोस्तों जो होता है P, Q और S, ये क्या होता है, प्रकाश किरण का पथ बोल देते हैं, प्रकाश किरण का पथ। दोस्तों यहाँ तक आप दोबारा समझ लीजिए कि हमने वायु से प्रकाश किरण को कांच में भेजा, तो दोस्तों क्या यह आपतन कोण हो गया और यह अपवर्तन कोण। ठीक उसी प्रकार कांच से जल में भेजते हैं, तो दोस्तों क्या यह आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम दो स्थितियां लेते हैं यहाँ से कि वायु से जब कांच में प्रवेश करती है, और फिर इसका विपरीत कर देंगे कि कांच से वायु में प्रवेश करा देंगे, तब देखते हैं होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आप समझे कि हम वायु से कांच में भेजेंगे और फिर इसको उल्टा करके देखेंगे कि क्या परिवर्तन होता है। हम तीसरी स्थिति अभी नहीं लेंगे, केवल दो ही स्थिति मानकर चलेंगे। दोस्तों स्थिति 1 लिखते हैं हम यहाँ पर कि जब वायु से कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण। दोस्तों वायु से जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती हैं, तब दोस्तों देखो ध्यान से कि जब वायु से कांच में प्रवेश किया, क्या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकलेगा। तो दोस्तों माध्यम 1 से माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में गई है, तो 1 से 2 में गई है। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि 2 है तो 2 ऊपर लिखा जाएगा और 1 है तो 1 नीचे जाएगा। दोस्तों आप इसको यहाँ पर स्नेल का नियम लगा कर देखिए कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपातिक नियतांक होता है। कि दोस्तों यहाँ पर आपतन कोण आई है, आपतन कोण क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर आई, और अपवर्तन कोण R हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन कोण R। इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं। यह दोस्तों स्थिति हो गई फर्स्ट। अब दोस्तों इसका विपरीत करके देखते हैं, कांच से वायु में प्रवेश कराते हैं प्रकाश किरण को। सेकंड स्थिति लिखते हैं, जब प्रकाश किरण उल्टा करते हैं दोस्तों, कांच से वायु में प्रवेश करती है, कांच से वायु में प्रवेश करती है, वायु में प्रवेश करती है। तो दोस्तों देखो ध्यान से, हमने इसका विपरीत कर दिया, माध्यम 2 से माध्यम 1 में भेजते हैं, तो क्या माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकलेगा। दोस्तों माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकलेगा। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, N1 अपॉन N2। दोस्तों यहाँ पर स्नेल का नियम लगाइए कि आपतन कोण का काम कौन करेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने प्रकाश किरण को कांच से कहाँ भेजा दोस्तों, वायु में। क्या उस टाइम पे ये आपतन कोण का काम करेगा, क्योंकि प्रकाश किरण को हम इधर से भेज रहे हैं कि कांच से वायु में भेज रहे हैं, तो दोस्तों आपतन कोण का काम करेगा। और उस टाइम पे ये क्या करेगा काम, अपवर्तन कोण का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपतन कोण का काम कौन करेगा दोस्तों, R। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दोस्तों हम समीकरण इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। दोस्तों इधर देखिए,
समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की हम गुना कर देते हैं दोस्तों। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की गुणा करने पर दोस्तों इधरला पक्ष की गुणा इधरले पक्ष से करेंगे और जो इधर पक्ष है उसकी गुणा इधरले पक्ष से करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या गुणा हो जाएगी 1n2 गुणा 2n1 और दोस्तों बराबर साइन आई अपॉन साइन आर की गुना साइन आर अपॉन साइन आई के साथ। साइन आई अपॉन साइन आर गुना साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या साइन आर से साइन आर कट जाएगा और दोस्तों साइन आई से साइन आई। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का पूर्णांक और 2 के सापेक्ष 1 का पूर्णांक का यदि हम गुना करते हैं तो मान कितना आता है दोस्तों 1 आता है। क्या दोस्तों हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये गुना में और ये इधर क्या चल जाएगा दोस्तों भाग में। दोस्तों क्या चले जाएगा भाग में। इससे हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, यदि आपको कभी भी ऐसी स्थिति मिले कि आपके पास 1n2 दिया हो और आपको चाहिए क्या 2n1, तो दोस्तों हम इसकी सहायता से 2n1 प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कैसे, आपको कभी भी 1n2 दिया हो तो हम इसका उल्टा करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, माध्यम में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों देखिए कि 1 2 का क्या हो गया 2n1। दोस्तों जब भी ऐसी स्थिति मिले कि 1n2 मिले आपको और आपको चाहिए 2n1, दोस्तों यहाँ क्या कर दोगे आप, इसका उल्टा कर देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसके स्थान पर ये लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद ये आपको ये सूत्र प्राप्त हो गया है, इसकी बहुत ही सहायता होगी, इससे हम न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर नोट पॉइंट। दोस्तों हमने पहले 1 माध्यम लिया और 2 लिया, तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 लिया और 2 लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, जब हमने माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण को भेजा तब क्या हो गया 1 से 2 में गुणा, और दोस्तों फिर वापस भी किया कि हमने 2 से 1 में भेजा 2n1, तो इन दोनों का मान कितना है दोस्तों 1। दोस्तों ये भी सूत्र बहुत ही प्रयोग होता है, ध्यान रखना दोस्तों। यदि आपको माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का पूर्णांक दिया हो और ये निकालना हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि माध्यम 3 दिए हो तब क्या करना है, माध्यम 1 माध्यम 2 माध्यम 3, तब आपको इस तरह लिख लेना है। और पहले आप माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण भेजेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों 1n2 गुणा माध्यम 2 से फिर माध्यम 3 में 2n3 गुणा अब माध्यम 3 से माध्यम 1, माध्यम 3 से माध्यम 1, तब भी इसका मान क्या होगा दोस्तों 1 ही होगा। दोस्तों प्रकाश की उत्क्रमणीयता से हमें 3 सूत्र प्राप्त हुए, इन तीनों सूत्रों की सहायता से हम बहुत से कठिन न्यूमेरिकल कर सकते हैं दोस्तों इनको जरूर ध्यान रखना। यदि आप सूत्र भी भूल जाते हैं तो दोस्तों माध्यम 2 हो तो आप इस तरह सूत्र निकाल सकते हो और माध्यम 3 हो तो आप इस तरह सूत्र निकाल सकते हो। दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, हम आपको न्यूमेरिकल देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, जब वायु के सापेक्ष
सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 7 है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक 3 है, तब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। दोस्तों इस तरह न्यूमेरिकल आते हैं। दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों आपको न्यूमेरिकलों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि न्यूमेरिकलों को बहुत ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद उसमें दिया क्या है सबसे पहले तो वही लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख दिया दिया है। दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत ही ध्यान से पढ़ना। जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 7 है, वायु के सापेक्ष कांच का, दोस्तों वायु को एयर भी बोल देते हैं, ए से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में एयर बोल देते हैं तो हम वायु को ए से प्रेजेंट करेंगे। कांच को ग्लास बोल देते हैं तो जी से प्रेजेंट करेंगे, जी से। और जल को वाटर बोलते हैं तो डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक दिया है। ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक कितना है दिया है दोस्तों? 7। आगे बढ़ते हैं। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष डब्ल्यू के सापेक्ष नहीं दोस्तों, कांच के सापेक्ष दिया है ना, कांच के सापेक्ष ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक डब्ल्यू का अपवर्तनांक कितना दिया है दोस्तों? 3। ठीक है दोस्तों, और ज्ञात क्या करना है? वायु के सापेक्ष ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको यदि आप सूत्र भी भूल जाते हैं तो दोस्तों आप ये देख लेना कि आपको माध्यम, आपके पास माध्यम कितने हैं। दोस्तों एक तो वायु है, एक कांच है और एक जल है। तो दोस्तों सूत्र आपको आप इस तरह निकाल सकते हैं कि आपके पास माध्यम ए है, जी है यानी एयर यानी वायु है, कांच है और जल है। तो दोस्तों सूत्र कैसे निकल जाएगा कि वायु से जब जल में भेजते हैं, दोस्तों मैं ये लिख रहा हूँ, हम जानते हैं कि जब माध्यम ए से जी में भेजा प्रकाश, ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक, फिर जी से डब्ल्यू में यानी वाटर में जल में, जी के सापेक्ष डब्ल्यू का अपवर्तनांक, और जब वाटर से वायु में भेजते हैं डब्ल्यू के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। दोस्तों हम इस सूत्र का प्रयोग करके ए के सापेक्ष डब्ल्यू का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। क्या दोस्तों ए और एन डब्ल्यू आया है? यहाँ पर आया है, लेकिन दोस्तों विपरीत आया है। हमें चाहिए ए एन डब्ल्यू और यहाँ पर आया है डब्ल्यू एन ए। तब दोस्तों हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इस सूत्र का, जब हमारे पास 1 2 हो और हमें चाहिए 2n1। दोस्तों हम इसका उल्टा कर देते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए, ए एन जी का तो मान दिया है दोस्तों 7। दोस्तों हम इसका मान लिख देते हैं 7 गुणा, क्या दोस्तों जी एन डब्ल्यू का मान भी दिया है 3। तो दोस्तों इसका मान लगा देते हैं 3 गुणा, क्या दोस्तों इसके स्थान पर हम अपोन में लिख सकते हैं, हमें चाहिए ए एन डब्ल्यू और ये हमारे पास डब्ल्यू एन ए है, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं। दोस्तों क्या कर देते हैं? उल्टा। तब माध्यम क्या हो जाते हैं दोस्तों? बदल जाते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर समझा होगा। दोस्तों इसका मान कितना है? 1। दोस्तों इनकी गुणा कर देते हैं 7 या 21, और ये दोस्तों ये भाग में तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा।
दोस्तों यह करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह न्यूमेरिकल लगा सकते हैं आप इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, और ये टॉपिक था आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नए टॉपिक पर, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है दोस्तों।